हेलो एवरीवन। जैसा कि हम पिछली क्लास के अंदर पढ़ रहे थे डायबिटीज़ मेलाइटस बीमारी के बारे में, और डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में काफ़ी सारी जानकारी हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके थे। जैसा कि हमने पहले डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था कि यह एक मेटाबॉलिक बीमारी है जिसमें कि इंसुलिन का फंक्शन डिस्टर्ब होने की वजह से प्रोटीन, फैट मेटाबॉलिज्म और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म सभी के सभी प्रभावित होने वाले हैं। फिर हमने इसके अंदर टाइप्स भी पढ़े थे। बायोकेमिकल आधार पर 3 प्रकार थे: प्राइमरी डायबिटीज मेलाइटस, सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस एंड गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। फिर हमने पढ़ा क्लिनिकल टाइप्स, टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस एंड टाइप सेकंड डायबिटीज मेलाइटस, और उसके बाद में हम डायबिटीज मेलाइटस के मरीजों में दिखाई देने वाले लक्षणों के बारे में पढ़ चुके थे। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं डायग्नोसिस ऑफ द डायबिटीज मेलाइटस। मीन्स अगर किसी पेशेंट के अंदर डायबिटीज मेलाइटस के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, हम कैसे पता करेंगे, हम कैसे कौन कौन सी जांचों के द्वारा कंफर्म करने वाले हैं, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। क्लियर? अब बात करें तो कई सारे हमारे पास डायग्नोस्टिक टेस्ट अवेलेबल हैं। इन डायग्नोस्टिक टेस्ट को हम एक एक करके जिक्र करें उससे पहले हम बात करेंगे कि इन सभी जांचों के बारे में हम 3 प्रकार की वैल्यूज को लिखने वाले हैं। पहली तो बिल्कुल नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, दूसरा हम डिस्कस करेंगे कि प्री डायबिटिक स्टेज कब मानने वाले हैं, और तीसरा हमारी वैल्यू होगी कि हम उसे डायबिटिक कब मानने वाले हैं। ये 3 प्रकार के रिजल्ट हम लिखने वाले हैं। ध्यान दें, हमने 3 कॉलम बनाए हैं। मीन्स हर एक जांच के हम 3 प्रकार के रिजल्ट लिखेंगे, एक नॉर्मल, एक प्री डायबिटिक और एक डायबिटिक। इनका क्या तात्पर्य है हम एक एक जांच के बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होता है वो होने वाला है हमारा फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल। सबसे पहले टेस्ट का नाम है दैट इज फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल। अब फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल का मतलब सभी जानते हैं कि खाली पेट व्यक्ति के खून का सैंपल लिया जाए और उसमें शुगर की कंसंट्रेशन को नापा जाए। इसे हम फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल बोलते हैं, जो कि जनरली अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह के समय पे लिया जाता है कि लगभग रात को 9-10 बजे के लगभग खाना खाया गया हो तो 7-8 घंटे का इंटरवल बीच में बीता हो, 7-8 घंटे तक कोई खाना न खाया गया हो, उसके बाद सुबह के समय में हम फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल चेक करते हैं। अब फास्टिंग ब्लड शुगर अगर चेक किया जाए तो एक हेल्दी व्यक्ति में नॉर्मली वैल्यू क्या आनी चाहिए, इस बारे में अगर बात करें तो कंप्लीटली नॉर्मल या कंप्लीटली हेल्दी हम व्यक्ति को तब मानते हैं जब उसके अंदर शुगर का लेवल 70 to 99 mg पर डेसीलीटर देखने को मिलता है। अब ध्यान दें, इस वैल्यू को देखकर आपके दिमाग में थोड़ा कंफ्यूजन जरूर हो सकता है कि सर हम जब भी ब्लड शुगर लेवल पढ़ते हैं तो नॉर्मल शुगर लेवल हम 70 to 110 mg पर DL मानते हैं। हमने यही पढ़ा है अब तक कि सामान्य शुगर लेवल जो होता है वह लगभग 70 से 110 mg पर DL के बीच में होता है। आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। सामान्य शुगर लेवल की जब बात करते हैं, रूटीन रेंज की जब बात करते हैं तो 70 से 110 हम नॉर्मल रेंज मानते हैं। लेकिन जब हम डायबिटीज मेलाइटस की गाइडलाइंस पढ़ते हैं कि कितना लेवल होना एक कंप्लीटली हेल्दी को दर्शाता है, कौन सा थोड़ा रिस्क फैक्टर को दर्शाता है और कौन सा बीमारी को दर्शाता है, इस डायबिटिक गाइडलाइन में जब हम शुगर लेवल की जांच करते हैं तब हमने कंप्लीटली हेल्दी वैल्यू जो रखी है वह अगर 70 to 110 mg के बीच में है तो उसे हम कंप्लीटली हेल्दी मानने वाले हैं। अब बात करते हैं कि प्री डायबिटिक कब मानेंगे। अगर उस पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल 100 to 125 mg पर DL के बीच में है तो उसे हम प्री डायबिटिक लेवल मानने वाले हैं। प्री डायबिटिक का मतलब समझें, ऐसी कंडीशन जिसमें डायबिटीज मेलाइटस कंफर्म भी नहीं हुआ है और ये व्यक्ति बिल्कुल हेल्दी भी नहीं है, मतलब बॉर्डर लाइन वाली स्थिति है। मीन्स इस मरीज में दोनों में से किसी भी स्टेज में जाना संभव है। ध्यान दें, इस पेशेंट का दोनों में से किसी भी तरफ जाना संभव है। अगर वह प्री डायबिटिक स्टेज में है, अगर वह अपनी आदतों में परिवर्तन करे, लाइफस्टाइल में परिवर्तन करे, अपने खान पान में परिवर्तन करे तो वो यहाँ से नॉर्मल की तरफ भी आ सकता है। और अगर यहाँ पर वो अपनी खान पान पर ध्यान नहीं देता है और लगातार वह लापरवाही बरतता है तो यहाँ प्री डायबिटिक से वो डायबिटिक स्टेज में भी पहुंच सकता है। तो प्री डायबिटिक का मतलब समझना है बॉर्डर पे है।
बॉर्डर लाइन पर है, वहां से दोनों तरफ जाना संभव है। अगर यहां पर आकर सावधानियां बरती जाएं तो वह नॉर्मल की तरफ भी आ सकता है, और लापरवाही बरती जाए तो वह कंफर्म डायबिटीज मेलाइटस का मरीज भी हो सकता है। तो यहां प्री डायबिटिक मतलब बीच की स्थिति है, तो बीच की स्थिति कब मानेंगे? अगर सुबह उठने के बाद में आपका शुगर लेवल जो है 100 to 125 के बीच में आता है तो उसे हम प्री डायबिटिक रेंज मानने वाले हैं। और कंफर्म डायबिटीज कब मानेंगे? इफ द ब्लड शुगर लेवल इज मोर देन 126 mg पर DL। अगर ब्लड शुगर लेवल 126 mg या उससे ज्यादा अगर देखने को मिलता है फास्टिंग वाला शुगर लेवल, तो उसे हम कंफर्म डायबिटिक पेशेंट मानने वाले हैं, डायबिटीज मेलाइटस मानने वाले हैं। तो यहां पर हमने पहली जांच के संदर्भ में तीनों प्रकार की वैल्यूज लिखी। पहला तो नॉर्मल, कंप्लीटली हेल्दी कब मानेंगे? बॉर्डर लाइन वाला मतलब प्री डायबिटिक, प्री मतलब पहले, डायबिटिक मतलब डायबिटीज, तो डायबिटीज से पहले की स्थिति है। और लास्ट वाला हमने लिखा डायबिटिक स्टेज, मतलब कंफर्म हो गया है कि बीमारी है। और कंफर्म कब मानेंगे? कि अगर शुगर लेवल 126 mg से ऊपर मिलता है तो हम कंफर्म मान सकते हैं कि इस मरीज को डायबिटीज मेलाइटस है। अब बात करते हैं दूसरी जांच के बारे में। हमारा दूसरा इन्वेस्टिगेशन होता है दैट इज पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर लेवल। कौन सा होने वाला है? पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर लेवल। अब पहले तो इसका मतलब समझें, उसके बाद में हम रिजल्ट की बात करने वाले हैं। पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर लेवल का मतलब होता है कि खाना खाने के बाद में आफ्टर 2 आवर्स ऑफ फीडिंग के बाद में अगर ब्लड शुगर लेवल को जांचा जाए तो उसे हम पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर लेवल बोलते हैं। एक बात ध्यान से समझ लें, कभी भी किसी भी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर में डायबिटीज के लिए खाना खाने के तुरंत आधे घंटे में या फिर 15 मिनट बाद लिया गया सैंपल कभी भी डायग्नोस्टिक नहीं होता है। क्लियर? किसी भी जांच में खाना खाने के तुरंत बाद जो सैंपल लेते हैं वो कभी हमें कोई सही रिजल्ट नहीं देता है, क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद तो चाहे वो डायबिटीज का मरीज है चाहे हम हेल्दी व्यक्ति हैं, हर किसी में शुगर बढ़ता ही है। ध्यान से सुन लें, अगर मैं अभी खाना खाऊंगा तो खाना खाते ही तुरंत कुछ देर में मेरा शुगर लेवल 200-250 पहुंच सकता है, जो किसी बीमारी को नहीं दर्शाता है। खाना खाया है तो खून में आया होगा तो शुगर बढ़ा होगा। इसलिए खाना खाने के तुरंत बाद हम कभी भी सैंपल लेकर जांच नहीं करते हैं। हम खाना खाने के लगभग 2 घंटे बाद सैंपल लेने वाले हैं और तब उसमें शुगर के लेवल की जांच करने वाले हैं। अब बात करते हैं कि आपने खाना कोई सा भी खाया हो, चाहे आपने रोटी खाई है, सब्जी है, चावल है, जो भी आपने खाया है, उस खाना खाने के तुरंत बाद तो हम ये मानते हैं कि शुगर का लेवल 200-250 भी पहुंच सकता है। लेकिन अगर आप एक हेल्दी व्यक्ति हैं, आपका पेनक्रियास जो है वह पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन बनाता है, तो लगभग 2 घंटे के बाद, खाना खाने के 2 घंटे के बाद आपका शुगर लेवल वापस नॉर्मल की तरफ आ जाना चाहिए। और कितना हम नॉर्मल मानने वाले हैं? अगर 2 घंटे बाद में लेस देन 140 mg पर डेसीलीटर देखने को मिलता है तो यह कंप्लीटली हेल्दी व्यक्ति को दर्शाता है। मीन्स हमने खाना खाया, मान लिया जाए आपने सुबह 10 बजे खाना खाया है तो आप 12 बजे के बाद सैंपल लेने वाले हैं। आपने जब 12 बजे सैंपल लिया और तब आपका शुगर लेवल अगर 140 mg पर DL से कम आता है तो आप कंप्लीटली हेल्दी व्यक्ति हैं। अगर आपका 12 बजे का वैल्यू 140 to 199 mg पर DL के लगभग आता है, इसके बीच में आता है, तो आप प्री डायबिटिक स्टेज में हैं। और अगर आपका 2 घंटे बाद शुगर लेवल मोर देन 200 mg पर DL आता है तो यह कंफर्म डायबिटीज मेलाइटस को दर्शाता है। तो यहां पर हमने पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर लेवल की वैल्यूज लिखी। पोस्ट प्रेंडियल का मतलब खाना खाने के बाद जो ब्लड शुगर की वैल्यूज हैं उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। सैंपल कब लेना है? 2 आवर्स आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के 2 घंटे बाद लेना है। 2 घंटे बाद कितनी वैल्यू नॉर्मल मानी जाएगी? 140 से कम है तो नॉर्मल, 140 से 199 के बीच में है तो प्री डायबिटिक, और मोर देन 200 है तो वह डायबिटीज होने को दर्शाता है। अब बात करते हैं अगले तीसरी जांच के बारे में। हम यहां पर
कॉलम को वापस से बनाते हैं। यहाँ पर हम टेस्ट का नाम पढ़ रहे थे, इसके बाद में नॉर्मल वैल्यू, नॉर्मल के बाद प्री डायबिटिक वैल्यू और उसके बाद में डायबिटिक वैल्यू। हमने अब तक दो जांचें पढ़ ली हैं, दो जांचें, पहला फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल और दूसरा पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर लेवल की हमने जांच की। अब हमारे तीसरे टेस्ट का नाम है, हमारा थर्ड इन्वेस्टिगेशन है, दैट इज ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जीटीटी हम करने वाले हैं, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इस ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में नॉर्मल वैल्यूज कितनी मिलती हैं, क्या रिजल्ट मिलता है, इस बारे में हम बात करते हैं। अगर ब्लड शुगर लेवल लेस देन 140 mg पर DL मिलता है तो नॉर्मल है, 140 टू 199 mg पर DL के बीच मिलता है तो प्री डायबिटिक है, और मोर देन 200 mg पर DL मिलता है तो यह डायबिटीज मेलाइटस को दर्शाता है। अब कुछ लोगों ने तो जीटीटी टेस्ट का नाम भी सुना होगा और इसका प्रोसीजर भी पता होगा, लेकिन कुछ लोगों को लग सकता है कि सर ने जीटीटी का नाम लिख दिया और सीधा रिजल्ट लिख दिया, जीटीटी है क्या, इसमें करते क्या है वो समझ नहीं आया। तो हम पूरा प्रोसीजर डिस्कस करने वाले हैं जीटीटी का। हमने शुरुआत में रिजल्ट जरूर लिखा कि जब ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवाते हैं और उसमें जब खून की जांच करके शुगर की जांच करते हैं तो उसमें अगर शुगर 140 से कम आता है तो नॉर्मल है, 140 से 199 के बीच आता है तो प्री डायबिटिक है, और मोर देन 200 mg पर DL आता है तो डायबिटिक है। अब मैं स्टार्ट करता हूं जीटीटी के प्रोसीजर के बारे में। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो होता है, इसके अंदर सबसे पहले तो हमें यह करना होता है, इस जांच के लिए मरीज को फास्टिंग स्टेज में रखना है। क्लियर? यहां इस कॉलम में डिस्कस ना करके इस जीटीटी के बारे में हम यहां आगे डिस्कस करते हैं। जीटीटी के अंदर हम सबसे पहले पेशेंट को फास्टिंग स्टेज में रखते हैं। कितने घंटे के लिए? लगभग 6 to 8 आवर्स के लिए। ध्यान दें, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट अगर करना है तो लगभग 6 से 8 घंटे के लिए मरीज को खाली पेट रखना है। अब 6 से 8 घंटे कैसे? मरीज को यह बोलना है कि आप जब भी जांच करवाने आएंगे तब आपको रात को 10 बजे बाद खाना नहीं खाना है, 10 बजे से पहले जो भी खाना है खा लीजिएगा और 10 बजे सो जाएं, और फिर सुबह 6-7 बजे के आसपास आना है। मीन्स लगभग रात की 10 बजे सुबह 6 बजे तक लगभग 8 घंटे का इंटरवल हो जाएगा। 8 घंटे के फास्टिंग के बाद में उसे हम बुलाने वाले हैं, और 8 घंटे के फास्टिंग के बाद जब भी मरीज हमारे पास आएगा हम तुरंत उसका शुगर लेवल जांच करने वाले हैं। मीन्स हम फास्टिंग ब्लड शुगर लेंगे। पेशेंट को क्या कहा कि आपको इस तारीख को जांच के लिए आना है और जांच में आपको रात को 10 बजे बाद खाना नहीं खाना है, लगभग 8 घंटे खाली पेट रहने के बाद आपको सुबह 6 बजे या जो भी आप समय देने वाले हैं उतने बजे आना है। जैसे ही मरीज आपके पास जांच के लिए आता है, आपने सबसे पहले उसका फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल चेक कर लिया और उसको नोट कर लिया, लिख लिया। फास्टिंग जितना भी आया हमने लिख लिया। उसके बाद हम ये करेंगे कि इस पेशेंट को 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज खिलाने वाले हैं। क्लियर? 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज खिलाने वाले हैं। यहां हम आईवी रूट से ग्लूकोज नहीं देते हैं। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में 75 ग्राम ग्लूकोज का पाउच जो है उसे पानी में डालकर उसे पीने के लिए बोलते हैं। मतलब खाली पेट आया था, फास्टिंग शुगर चेक किया, 75 ग्राम ग्लूकोज उसे पीने के लिए बोल दिया, और जितने बजे पिया है वो हम उसके टाइम को नोट कर लेंगे। मान लिया मरीज सुबह 7 बजे जांच के लिए आया, 7:30 बजे आया, जितने बजे भी आया हमने मान लिया लिख दिया कि वह 7 AM के ऊपर उसने वह 75 ग्राम ग्लूकोज पिया है। हमने ग्लूकोज भी पिला दिया और टाइम को भी नोट कर लिया। उसके बाद हमें यह करना है कि उसके लगभग 2 घंटे बाद, मीन्स आफ्टर 2 आवर्स, हमें दोबारा से ब्लड सैंपल लेना है और ब्लड सैंपल में ब्लड शुगर की जांच करवानी है। क्लियर? ब्लड शुगर की जांच करवानी है 2 घंटे बाद, और फिर ब्लड शुगर की जांच में जो रिजल्ट मिलता है उस आधार पर हमें डिसीजन लेना है कि वह पेशेंट नॉर्मल है, प्री डायबिटिक है या डायबिटिक है। मीन्स 2 घंटे बाद जो सैंपल लेंगे उसमें अगर ब्लड शुगर की वैल्यू 140 से कम आती है तो वह नॉर्मल है, 140 से 199 के बीच आती है तो वह प्री डायबिटिक है, और मोर देन 200 आती है तो वो डायबिटिक है। जीटीटी ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट का प्रोसीजर नहीं पता हो तो ध्यान से समझ लें।
सबसे पहले क्या करना है, फास्टिंग रखना है। कितने घंटे? लगभग 6 से 8 घंटे फास्टिंग। जैसे ही मरीज अस्पताल में आएगा, सबसे पहले उसका बेसिक जितना शुगर लेवल अभी है, फास्टिंग ब्लड शुगर लेकर नोट कर लेना है। उसके बाद उसे 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज खिलाना है, टाइम नोट कर लेना है। और उस टाइम के बाद में लगभग 2 घंटे बाद दोबारा से ब्लड शुगर की जांच करनी है और उसको देखकर हम रिजल्ट तक पहुंचेंगे। और रिजल्ट हमारा इस प्रकार रहने वाला है कि नॉर्मल कब मानना है, प्री डायबिटिक कब मानना है और डायबिटिक कब मानना है। क्लियर? अब बात करते हैं हमारे चौथे इन्वेस्टिगेशन के बारे में। हमारा चौथा इन्वेस्टिगेशन होता है दैट इज HbA1c। HbA1c का मतलब होता है ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। क्लियर? HbA1c के बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। पहले हम रिजल्ट की बात करते हैं कि अगर HbA1c का लेवल लेस देन 6% है तो यह नॉर्मल को दर्शाता है, 6 to 7% है तो यह प्री डायबिटिक को दर्शाता है, और मोर देन 7% अगर यह है तो यह डायबिटिक कंडीशन को दर्शाता है। क्लियर? अब अगर यह ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन ही क्या है ये पता नहीं लगेगा तो ये रिजल्ट भी समझ में नहीं आने वाला है। हमने लिखा जरूर है, लेकिन हम पहले इस HbA1c के बारे में डिस्कशन करते हैं कि ये HbA1c है क्या, इसका मतलब क्या है। तो HbA1c का मतलब होता है ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। क्लियर? अब इस ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन को पहले समझते हैं, फिर हम रिजल्ट पे जाएंगे। ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, इस नाम के अंदर ही एक शब्द लिखा गया है और वो शब्द है दैट इज हीमोग्लोबिन। क्लियर? तो हीमोग्लोबिन से एक बात तो क्लियर हो गई होगी कि हम यहां पर एक किसी विशेष हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल का ही जिक्र कर रहे हैं। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल मतलब जो आरबीसीज के अंदर पाया जाता है। तो यहां एक विशेष प्रकार का हीमोग्लोबिन होता है और उस हीमोग्लोबिन का नाम क्या रखा है? ग्लाइकोसाइलेटेड। मींस एक ऐसा हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल जिसने अपने साथ में एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को चिपका लिया है, ऐसा हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन कहलाएगा। ध्यान दें, मान लेते हैं ये हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल था, मान लेते हैं ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल था। जब हीमोग्लोबिन और ग्लूकोज का मॉलिक्यूल चिपक जाएंगे तो ये जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा उसे हम ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं, और ये ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन को हम HbA1c के नाम से डिनोट करते हैं। क्लियर? यह विशेष लिखने के मैटर में इसको HbA1c एक नाम दिया गया है, तो ध्यान दें कि इसे हम HbA1c से डिनोट करते हैं। लेकिन ये है क्या? ये अपने आप में एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है जिसने अपने साथ में एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को जोड़ लिया है, और ऐसे कंबाइंड प्रोडक्ट को जिसमें हीमोग्लोबिन है, ऊपर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल चिपका हुआ है, और इस प्रोडक्ट को हम ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन बोलते हैं। मतलब हीमोग्लोबिन ग्लूकोज के साथ चिपका हुआ है, इसे हमने HbA1c का नाम दिया है। अब सोचने वाली बात यह है कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ऐसा हीमोग्लोबिन के साथ में क्यों जुड़ गए, या फिर किन परिस्थितियों में ऐसी क्या सिचुएशन रही कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ गए। तो तब जवाब यह होगा कि जब हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल जो है वो ज्यादा होता है, मींस जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा होता है, तब कुछ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल उस हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के साथ में चिपक जाते हैं, और इस वजह से ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। ध्यान से सुने, हम ये कह रहे हैं कि ऐसा प्रोडक्ट बना ही क्यों, ऐसा हीमोग्लोबिन के साथ चिपका हुआ आपका ग्लूकोज वाला मॉलिक्यूल कैसे बना। तो वो इसलिए बना क्योंकि जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा होता है, इस एक्सेसिव ग्लूकोज के होने पर कुछ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जो हैं वह हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग बना लेते हैं, और इस बॉन्डिंग को ही हम HbA1c के नाम से जानते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं कि अगर ये मॉलिक्यूल, अगर ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होता है तब ये मॉलिक्यूल बॉन्डिंग बनाते हैं, तो फिर डायबिटीज मेलाइटस के मरीजों में ऐसे ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन बनेंगे।
तो बिल्कुल आपका जवाब होगा कि सर हमने सिम्टम में भी यही पढ़ा था कि डायबिटीज मेलाइटस के मरीज में शुगर लेवल बहुत ज्यादा होता है, तो अगर इसमें शुगर ज्यादा है तो इसके ग्लूकोज मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेंगे और ऐसा ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन बनाएंगे। लेकिन मेरा सवाल अब यह है कि डायबिटीज मेलाइटस वाले में तो बनेंगे ही बनेंगे, वो तो कॉमन सी बात है, लेकिन सवाल यह है क्या हमारे अंदर भी ऐसा हीमोग्लोबिन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हमारे अंदर भी क्या ऐसे ग्लूकोज के साथ चिपके हुए हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? तो तब जवाब होने वाला है कि हमारे शरीर में भी ऐसे मॉलिक्यूल मिलने वाले हैं। मात्रा दोनों में अलग अलग हो सकती है, लेकिन हमारे शरीर में भी ऐसे मॉलिक्यूल मिलते हैं। तो फिर दिमाग में यह सवाल क्रिएट होगा कि सर हमारे शरीर में ऐसे मॉलिक्यूल क्यों मिलते हैं? हमें तो डायबिटीज भी नहीं है, हमें तो ऐसी हाइपरग्लाइसीमिया की शिकायत भी नहीं है, फिर हमारे शरीर में ऐसे HbA1c क्यों बने? तो तब हमारा जवाब यह होगा कि हमें भले डायबिटीज मेलाइटस नहीं है, लेकिन पूरे दिन में 2-3 बार ऐसा समय जरूर आता है जब हमारा शुगर लेवल 200 के पार पहुंच जाता है। पूरे दिन में 2-3 बार ऐसा समय कब आता है? जब आप नाश्ता करते हैं और आप खाना खाते हैं। अगर मान लिया जाए मैं हेल्दी व्यक्ति हूं, अगर मैं हेल्दी व्यक्ति हूं और सुबह नाश्ते में अगर मैं एक पराठा खाता हूं, तो क्या उसके खाने के बाद मेरा शुगर लेवल अचानक से बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। जब अचानक से शुगर लेवल बढ़ेगा तो थोड़े बहुत ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन से जुड़ जाएंगे, फिर 1-2 घंटे में वो हमारा शुगर लेवल नॉर्मल आ जाएगा, लेकिन ऐसे प्रोडक्ट तो अभी भी ब्लड के अंदर रहने वाले हैं। मीन्स हम जब नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, तब भी हमारा शुगर लेवल बढ़ता है। तो हमारे हेल्दी व्यक्ति के शरीर में भी ऐसी घटनाएं जरूर होती हैं और हमारे अंदर भी HbA1c पाया जाता है। तो फिर अंतर क्या रह गया? हमारे अंदर भी HbA1c है, डायबिटीज वाले में भी HbA1c है, तो फिर अंतर क्या रह गया? अंतर यह है कि हमारे अंदर शुगर लेवल केवल नाश्ते के बाद 1-1.5 घंटे के लिए, खाने के बाद 1-1.5 घंटे के लिए ही बढ़ा हुआ रहता है, जबकि डायबिटीज मेलाइटस वाले में पूरे दिन 24 घंटे उसका शुगर लेवल बढ़ा ही रहता है। तो फिर क्या इस प्रोडक्ट के बनने की मात्रा में अंतर होगा? बिल्कुल होने वाला है। अगर हम हेल्दी व्यक्ति हैं तो हमारे अंदर ऐसे हीमोग्लोबिन के जो मॉलिक्यूल हैं वो पूरे 100 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में से 6 में से कम हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ऐसे ग्लूकोज के साथ जुड़े हुए होने चाहिए। ध्यान दें, हमने यहां प्रतिशत में लिखा है तो समझें। नॉर्मल व्यक्ति में क्या होता है? पूरे हीमोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल हैं उसमें 6% से कम हीमोग्लोबिन जो होते हैं वो ऐसा ग्लूकोज के साथ में बॉन्डिंग बनाते हैं। मीन्स अगर हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में 100 हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल हैं तो उसमें से 5 या 4 या लगभग 6 से कम मॉलिक्यूल ऐसा ग्लूकोज के साथ में बॉन्डिंग बनाए हुए होंगे, 6 या 6 से ज्यादा मॉलिक्यूल बॉन्डिंग नहीं बनाए होंगे। क्लियर? मतलब HbA1c अगर 100 में से 6 से कम मॉलिक्यूल ही ऐसा बॉन्डिंग नॉर्मल व्यक्ति में बनाते हैं, जबकि डायबिटीज मेलाइटस वाले व्यक्ति में 7 से ज्यादा हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ऐसा ग्लूकोज के साथ में बॉन्डिंग बनाते हैं। तो इसीलिए हमने वैल्यू लिखी है कि अगर किसी व्यक्ति के खून का सैंपल लिया जाए और ऐसे प्रोडक्ट की जांच की जाए, ऐसा प्रोडक्ट मतलब कौन सा? HbA1c की जांच की जाए, और अगर यह आपके ब्लड में 6 से कम प्रतिशत तक ऐसे मॉलिक्यूल मिलते हैं तो आप नॉर्मल हैं, 6 से 7% के बीच में मिलते हैं तो आप प्री डायबिटिक हैं, और 7% से ज्यादा ऐसे मॉलिक्यूल मिलते हैं तो आप डायबिटिक हैं। क्लियर? अब एक और इंपॉर्टेंट बात जो इस विषय में जानने लायक है वो ये है कि अगर ये हीमोग्लोबिन और ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जुड़कर ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो कितने दिन तक चिपके रहेंगे? अलग कब होने वाले हैं? क्या एक बार हीमोग्लोबिन और ग्लूकोज जुड़ गया तो क्या अगले दिन वापस वो अलग नहीं हो सकते? तो यहां हमारा जवाब होगा कि यह बॉन्डिंग जो है वह कितने दिन तक रहने वाली है? लगभग 90 डेज तक यह बॉन्डिंग रहने वाली है।
मतलब आज अगर यह हीमोग्लोबिन ग्लूकोज के साथ में जुड़ गया तो कल वापस अलग नहीं होगा, यह अगले 90 दिनों तक साथ में जुड़ा रहेगा। इसका मतलब हमारा HbA1c जो है वो हमें पिछले 3 महीने का, पिछले 90 दिनों में कहीं शुगर अप एंड डाउन तो नहीं रहा है, कहीं शुगर लेवल में डिस्टरबेंस तो नहीं रहा है, इस बारे में पूरी जानकारी देने वाला है। कैसे वो समझें। मान लेते हैं एक डायबिटीज का मरीज है, डायबिटीज का मरीज था, बीमारी पता लग गई, हमने बोला कि आपको घर जाके समय पर इंसुलिन लेना है और आप समय पर इंसुलिन लेंगे तो आपका शुगर कंट्रोल रहेगा। क्लियर। अब हमने उसको भर्ती तो किया नहीं, उसे समझा कर भेज दिया कि आपको घर पर इलाज लेना है। अब हमें क्या पता कि वो घर पे टाइम से इंसुलिन लगा रहा होगा, सही से बताई गई डाइट ले रहा होगा कि नहीं ले रहा होगा। तो इसके लिए हमें पता करने के लिए एक इंपॉर्टेंट जांच होती है HbA1c। मान लिया जाए हमने 1 जनवरी को मरीज आया था और 1 जनवरी को मरीज को इंसुलिन लेने के लिए बोलकर घर भेज दिया। उसे बोला कि आपको रूटीनली ये दवाई लेनी है, इंसुलिन लेना है और 3 महीने बाद आपको दिखाना है। पेशेंट जो है जनवरी, फरवरी, मार्च तक दवाई लेता रहा और 1 अप्रैल को अस्पताल में आ गया। अब 1 अप्रैल को मरीज अस्पताल में आया। अब हमें क्या पता कि उसने पिछले 3 महीने में क्या किया है। क्या उसने पिछले 3 महीने में बताया गया इंसुलिन लिया है या नहीं लिया है, खाना ठीक से बताए अनुसार खाया है कि नहीं खाया है, कैसे पता लगेगा। तो तब हम इस पेशेंट का, जब 1 अप्रैल को मरीज या अस्पताल में दिखाने आएगा, तब इस पेशेंट के लिए हम HbA1c जांच करवाने वाले हैं। अब 1 अप्रैल को HbA1c करवा देने से क्या पता लगेगा। अगर इस पेशेंट ने पिछले 3 महीनों में टाइम से इंसुलिन लगाया होगा, टाइम से खाना खाया होगा, तो क्या उसका शुगर लेवल बहुत ज्यादा रहा होगा या नॉर्मल रहा होगा। तो जवाब यही होगा कि सर अगर इंसुलिन टाइम से लिया होगा और खाना भी टाइम से खाया होगा तो उसका इंसुलिन ज्यादा न रहकर नॉर्मल ही रहा होगा। अगर उसका इंसुलिन नॉर्मली लिया गया है, उसका शुगर नॉर्मल ही रहा होगा, तो फिर ऐसी बॉन्डिंग जो है वो ज्यादा बनी होगी या कम ही बनी होगी। तो अगर उसने ग्लूकोज को कंट्रोल रखा है, इंसुलिन लगाते रहा, खाना टाइम से खाते रहा, तो उसका ऐसा जो मॉलिक्यूल है HbA1c है वो ज्यादा नहीं बना होगा, थोड़ा बहुत ही बना होगा जो हेल्दी व्यक्ति में बनता है। वहीं अगर मैं ये कहूं कि इस पेशेंट ने पिछले 3 महीनों में 5 दिन इंसुलिन लगाया, 5 दिन नहीं लगाया, कभी सुबह लगा दिया, कभी शाम को लगा दिया, ऐसा रूटीन प्रॉपरली फॉलो नहीं किया और वह खाना भी अपनी मर्जी से खाता रहा, कभी 4 रोटी खा ली, कभी 1 रोटी, कभी 10 रोटी, इस प्रकार डिस्टर्बेंस इन द फीडिंग करता रहा, तो फिर उसका शुगर कैसा रहा होगा। तो फिर उसका शुगर पिछले 3 महीनों में ऐसा ज्यादा ही रहा होगा, डिस्टर्ब ही रहा होगा। तो 3 महीनों में अगर शुगर ज्यादा रहा होगा तो फिर ऐसे प्रोडक्ट भी कैसे बने होंगे, ज्यादा बने होंगे। तो अगर हम 1 अप्रैल को जांच करवाते हैं और 1 अप्रैल को जांच करवाने पर अगर हमें यह रिजल्ट मिलता है कि HbA1c का वैल्यू नॉर्मल प्राप्त हुआ है, तो हम ये मानेंगे कि पेशेंट ने ट्रीटमेंट ठीक से फॉलो किया है। और अगर हमें उसकी वैल्यू डिस्टर्ब्ड प्राप्त होती है, मीन्स बढ़ी हुई वैल्यू प्राप्त होती है, तो यह हमें दर्शाता है कि पिछले 3 महीने में इलाज को ठीक से नहीं लिया गया है। मीन्स HbA1c हमें पिछले कितने दिनों की जानकारी देता है, पिछले 90 दिनों में शुगर कोई ज्यादा तो नहीं हो गया, इस बारे में जानकारी देता है। तो यहां 2 सवाल बनते हैं। 2 सवाल क्या। पहला सवाल तो यह बनता है कि HbA1c जो है बनने के बाद में कितने दिन के अंदर टूट जाता है। तो जवाब होगा 90 दिन के अंदर। दूसरा सवाल यह भी आएगा कि HbA1c की जांच करवाकर हम पिछले कितने दिनों के इंसुलिन कॉम्प्लियंस, मतलब ट्रीटमेंट, पिछले कितने दिनों से ट्रीटमेंट ठीक लिया है या नहीं लिया, इस बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो तब भी आंसर होगा 90 दिन या 3 महीने। क्लियर। क्योंकि इन 3 महीनों में अगर इलाज ठीक लिया है तो HbA1c भी ठीक होगा और पिछले 3 महीनों में इलाज में डिस्टरबेंस हुआ है तो उसका HbA1c का लेवल भी बढ़ा हुआ होगा। क्लियर।
तो HbA1c के बारे में जानकारी पता रखनी है। सबसे पहला HbA1c का नाम ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। इसमें ये बनता कब है? जब ग्लूकोज ज्यादा होता है। ग्लूकोज ज्यादा होता है तो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल और ग्लूकोज का मॉलिक्यूल चिपक जाते हैं। उनके चिपकने से जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन बोलते हैं और इस ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन को हम HbA1c के नाम से लिखते हैं। क्लियर? इसके बाद हमने ये कहा कि यह अगर बन जाता है तो कितने दिन बाद यह मेटाबोलाइज होगा? तो लगभग जितने दिन बाद आरबीसीज टूटने लगती है, हीमोग्लोबिन मेटाबोलाइज होने लगता है, उससे थोड़े बहुत कम दिन मतलब 90 दिन बाद यह टूटने लगता है। और यह HbA1c की रिपोर्ट हमें पिछले 3 महीने का रिजल्ट दर्शाती है कि पिछले 3 महीने में इलाज ठीक से लिया है या नहीं लिया है, शुगर कंट्रोल रहा है या नहीं रहा है, इस बारे में जानकारी मिलने वाली है। तो यह हो गया हमारा HbA1c जांच के बारे में। तो अगर हम उसके खून में ऐसे ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स की जांच करवाएं तो कितना मिलना नॉर्मल है? अगर टोटल हीमोग्लोबिन में से 6% से कम हीमोग्लोबिन ऐसा है तो व्यक्ति नॉर्मल है। 6 से 7% हीमोग्लोबिन ऐसे हैं तो यह प्री डायबिटिक है। और मोर देन 7% मॉलिक्यूल अगर ग्लाइकोसाइलेटेड वाले हैं तो यह डायबिटीज मेलाइटस को दर्शाता है। तो ये 4 महत्वपूर्ण जांच प्रक्रियाएं थी। चारों में से बेस्ट जांच की प्रक्रिया या कंफर्मेटरी डायग्नोसिस किसको मानते हैं? तो आंसर होना चाहिए ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट को डायबिटीज मेलाइटस के लिए सबसे उपयुक्त, सबसे बेस्ट जांच माना गया है। तो ये हो गया हमारा कि बेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है और ओवरऑल तरीके से डायबिटीज के लिए हम ये 4 जांचें करवाते हैं। अब बात करते हैं एक 5वें इन्वेस्टिगेशन के बारे में। हमारा 5वां इन्वेस्टिगेशन होता है सी पेप्टाइड चेन टेस्ट। ध्यान दें, 5वां टेस्ट का नाम है सी पेप्टाइड चेन टेस्ट। अब आपको सी पेप्टाइड चेन टेस्ट समझने से पहले सी पेप्टाइड चेन का मतलब याद करना जरूरी है। हम सी पेप्टाइड चेन पहले पढ़ चुके हैं। हमने जब इंसुलिन की स्ट्रक्चर पढ़ी थी तो ये बात कही थी कि इंसुलिन बनने के दौरान पहले तो प्रो इंसुलिन बनता है और प्रो इंसुलिन के बाद में उसके मेटाबॉलिज्म से क्या बनता है? उससे इंसुलिन का निर्माण होने वाला है। प्रो इंसुलिन में 3 चेन थी, पहली अल्फा चेन, दूसरी बीटा चेन और तीसरी सी पेप्टाइड चेन। और हमारे मैच्योर इंसुलिन मॉलिक्यूल में केवल 2 चेन थी, पहली अल्फा चेन और दूसरी बीटा चेन। मींस सी पेप्टाइड चेन जो प्रो इंसुलिन में थी वह टूटकर अलग हो जाती है और उसके टूटकर अलग हो जाने से अल्फा और बीटा चिपक जाते हैं और एक मैच्योर इंसुलिन का मॉलिक्यूल बनता है। तो फिर सी पेप्टाइड चेन कहां जाती है? तो यह वेस्ट प्रोडक्ट बन जाती है और यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकलने वाली है। क्लियर? अब बात करते हैं कि हम इस सी पेप्टाइड की जांच करने वाले हैं। अब सी पेप्टाइड चेन टेस्ट की जांच करवानी है तो इस सी पेप्टाइड को कहां जांच करना है? खून में ढूंढना है कि यूरिन में? तो हमने पहले ही कहा था कि यूरिन में निकलता है, तो हम इसके लिए यूरिन की जांच करवाने वाले हैं। और यूरिन की जांच करवाने के लिए हम कितना सैंपल लेंगे? तो हमें 24 आवर्स यूरिन सैंपल कलेक्ट करना होगा। क्लियर? पूरे 24 घंटे का सैंपल हम कलेक्ट करेंगे और 24 घंटे के यूरिन सैंपल को कलेक्ट करके हम उसके अंदर सी पेप्टाइड की वैल्यू को पता करने वाले हैं। अब आती है बात कि सी पेप्टाइड की वैल्यू क्यों पता कर रहे हैं? इस 5वें डायग्नोस्टिक टेस्ट का क्या महत्व है? इस 5वें डायग्नोस्टिक टेस्ट का महत्व यह है कि इसके द्वारा हम टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस और टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में अंतर पता कर सकते हैं कि पेशेंट के अंदर टाइप 1 वाला डायबिटीज है या टाइप 2 वाला है। ये हम पता कर सकते हैं। कैसे? वो ध्यान दें। सी पेप्टाइड कब बनता है? जब इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है। मींस जब इंसुलिन बनने वाला होगा, जब मैच्योर इंसुलिन मॉलिक्यूल बनेगा, तब सी पेप्टाइड एक वेस्ट के रूप में निकलता है। अगर मैं आपसे कहूं कि एक पेशेंट जो है वह टाइप 1 वाला मरीज है और दूसरा पेशेंट जो है वह टाइप 2 वाला मरीज है,
तो इतना तो आपको याद ही होगा कि इन दोनों में से कौन से मरीज में इंसुलिन का प्रोडक्शन बंद हो जाता है या बहुत कम हो जाता है। तो इंसुलिन का प्रोडक्शन बंद तो किस में होता है, टाइप फर्स्ट वाले में, जबकि टाइप सेकंड वाले में क्या होता है, इसमें रिसेप्टर के अंदर दिक्कत होती है और रिसेप्टर काम नहीं करते हैं, जबकि इसकी बीटा सेल तो काम कर रही होती है। अब इन दोनों की वैल्यूज हम समझें, उससे पहले नॉर्मल वैल्यू की बात करते हैं। अगर हम एक हेल्दी व्यक्ति हैं, अगर हम रूटीनली दिन में 3 बार खाना खा रहे हैं, नॉर्मल डाइट ले रहे हैं, तो प्राकृतिक तौर पर हमारी बॉडी में 40 इंटरनेशनल यूनिट जितना इंसुलिन रोजाना बनता है। कितना इंसुलिन बनेगा, 40 इंटरनेशनल यूनिट, 40 यूनिट्स इंसुलिन जो है वह लगभग प्रतिदिन हमारे शरीर में बनने वाला है। अब अगर 40 यूनिट्स इंसुलिन बनेगा तो क्या वेस्ट प्रोडक्ट भी बनेगा, तो बिल्कुल बनने वाला है। अगर हम हेल्दी व्यक्ति हैं तो रोजाना हमारे शरीर में लगभग 40 यूनिट इंसुलिन बनता है, और अगर 24 घंटे का पूरा यूरिन सैंपल लेकर जांच करें तो हमारे यूरिन में 30 mg जितना सी पेप्टाइड जो है वह प्रेजेंट मिलने वाला है। कितना मिलेगा, 30 mg जितना आपका सी पेप्टाइड की लेवल जो है वह 24 आवर यूरिन सैंपल के अंदर मिलने वाला है। अब बात करते हैं कि टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड में क्या होगा। क्या टाइप फर्स्ट वाला मरीज 40 यूनिट इंसुलिन बना पाता होगा, तो जवाब ये होगा कि अगर इसके पास में पहले 100 बीटा सेल्स थी, ध्यान दें, अगर मान लिया जाए टाइप फर्स्ट का मरीज है, उसके पास में 100 बीटा सेल्स थी, तो उसमें से लगभग 70-80 तो डिस्ट्रक्ट हो गई है। अगर 70-80 डिस्ट्रक्ट हो गई हैं तो क्या पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन का प्रोडक्शन होता होगा। इंसुलिन का प्रोडक्शन पर्याप्त मात्रा में नहीं होता होगा तो क्या वेस्ट प्रोडक्ट भी बनता है या नहीं बनता। तो अगर इंसुलिन ही कम बन रहा है तो वेस्ट प्रोडक्ट भी कम बनेगा। इसका मतलब अगर मरीज टाइप फर्स्ट का हुआ तो उसमें 10 mg से भी कम सी पेप्टाइड की वैल्यू देखने को मिलेगी। किस सैंपल में, 24 घंटे के यूरिन सैंपल में। वहीं हम बात करें टाइप सेकंड वाले में, तो टाइप सेकंड वाली बीमारी याद करें, इस पेशेंट को क्या समस्या थी, इसकी बीटा सेल बिल्कुल सुरक्षित थी लेकिन इसमें रिसेप्टर्स काम नहीं कर रहे थे। अब बात करते हैं, यहां थोड़ा फीडबैक मैकेनिज्म की तरफ भी जाना होगा। मान लेते हैं कि एक पेशेंट है जिसमें रिसेप्टर काम नहीं कर रहे हैं, बीटा सेल बिल्कुल नॉर्मल है। अगर इंसुलिन बनेगा और वो रिसेप्टर पर जाकर अपना काम नहीं कर पाएगा, अगर फंक्शन पूरा नहीं हो पाएगा, तो फीडबैक कौन सा जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। इंसुलिन आया लेकिन काम नहीं हुआ तो फीडबैक ये जाएगा कि और इंसुलिन की जरूरत है, अभी भी काम पूरा नहीं हो पाया है। क्या ये टाइप 2 का मरीज थोड़ा अधिक इंसुलिन बना सकता है, तो जवाब होना चाहिए कि बिल्कुल बना सकता है। कैसे बना सकता है, क्योंकि टाइप सेकंड वाले पेशेंट की बीटा सेल बिल्कुल सुरक्षित हैं। इसे प्रॉब्लम जो थी वह रिसेप्टर के अंदर थी, बीटा सेल में प्रॉब्लम थी। तो जब रिसेप्टर काम नहीं करेंगे तो पॉजिटिव फीडबैक जाएगा और बीटा सेल और अधिक मात्रा में इंसुलिन बनाने लगेंगी, और अगर इंसुलिन ज्यादा बनेगा तो इस पेशेंट में हमें मोर देन 60 mg जितना सी पेप्टाइड देखने को मिल सकता है। तो ध्यान दें, टाइप फर्स्ट वाले में इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, जबकि टाइप सेकंड वाले में इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। दोनों तथ्यों को समझ लें, वापस से रेशनल बोल रहा हूं, ध्यान से सुने। टाइप फर्स्ट वाले में इंसुलिन का प्रोडक्शन कम क्यों हो गया, क्योंकि टाइप फर्स्ट वाले में बीटा सेल डिस्ट्रक्ट हो गई है। बीटा सेल डिस्ट्रक्ट हो गई तो इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो गया। इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हुआ तो फिर वेस्ट प्रोडक्ट भी कम हो गया। जितना प्रोडक्ट बनेगा उतना ही वेस्ट भी निकलेगा। अगर इंसुलिन का बनना ही कम हो गया है तो वेस्ट प्रोडक्ट की मात्रा भी कम हो जाएगी। अब बात करते हैं कि टाइप सेकंड वाले में इंसुलिन कैसा होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि टाइप सेकंड वाले में रिसेप्टर काम नहीं करते हैं, और रिसेप्टर पर जब एक्शन नहीं हो पाता है तो पॉजिटिव फीडबैक पहुंचता है, और जब पेनक्रियास को पॉजिटिव फीडबैक मिलता है
तो वो अधिक मात्रा में इंसुलिन बनाने लगता है, और अगर ज्यादा इंसुलिन बनेगा तो ज्यादा वेस्ट प्रोडक्ट भी बनेगा, जिससे उसके यूरिन में हमें मोर देन 60 mg तक सी पेप्टाइड की वैल्यू देखने को मिल सकती है। इसका मतलब हम 24 घंटे के यूरिन सैंपल की जांच करवाकर यह पता कर सकते हैं कि हमारे मरीज को कौन सा वाला डायबिटीज मेलाइटस है, टाइप फर्स्ट है या टाइप सेकंड है। अब तक जो 4 इन्वेस्टिगेशन पढ़े, ये सभी इन्वेस्टिगेशन हमें शुगर की वैल्यूज बताते थे, ये हमें डायबिटीज मेलाइटस है या नहीं है इस बारे में जानकारी देते थे। लेकिन अगर डायबिटीज है तो वो फर्स्ट है या सेकंड है, इस जानकारी को पता करने के लिए हमारा ये 5वां इन्वेस्टिगेशन काम आएगा, और 5वां इन्वेस्टिगेशन था हमारा सी पेप्टाइड टेस्ट। क्लियर? तो आज हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है? अभी हम आज डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज मेलाइटस पढ़ रहे थे। हमने 4 जांचें पढ़ी। पहला फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल, दूसरा पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर लेवल, तीसरा ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, और चौथा HbA1c। हमने ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट का प्रोसीजर भी पढ़ा। फास्टिंग रखने के बाद में कितना ग्लूकोज खिलाना है, 75 ग्राम ग्लूकोज खिलाना है। जांच कितने घंटे बाद करनी है, 2 घंटे बाद जो रिजल्ट आएगा वो फाइनल होगा। इसके बाद में हम HbA1c की जांच करवा रहे थे, जिसकी नॉर्मल वैल्यू 6% से कम है और 7% से ज्यादा होना डायबिटीज मेलाइटस को दर्शाता है। और 5वां इन्वेस्टिगेशन था सी पेप्टाइड चेन टेस्ट। सी पेप्टाइड चेन टेस्ट का मतलब है कि हम यूरिन का सैंपल लेंगे, 24 घंटे के यूरिन का कलेक्शन करेंगे और उसमें सी पेप्टाइड की वैल्यू देखने वाले हैं। नॉर्मल कितनी है? तो नॉर्मल 30 mg है। टाइप फर्स्ट है तो उसमें इंसुलिन कम तो वेस्ट प्रोडक्ट भी कम। टाइप सेकंड डायबिटीज है तो इंसुलिन ज्यादा तो वेस्ट प्रोडक्ट भी ज्यादा होने वाला है। अब ये तो हो गए हमारे 5 महत्वपूर्ण डायग्नोस्टिक टेस्ट जो कि हमने डायबिटीज मेलाइटस के लिए पढ़े। अब हम बात करने वाले हैं डायबिटीज मेलाइटस के मैनेजमेंट के बारे में। अब तक हम उसके टाइप्स, उसके सिम्टम, उसका डायग्नोसिस पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ द डायबिटीज मेलाइटस। अब मैनेजमेंट की अगर हम जिक्र करें तो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि क्या टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस और टाइप सेकंड डायबिटीज मेलाइटस का ट्रीटमेंट सेम होगा कि अलग अलग होगा? तो जवाब बिल्कुल आपका यही होगा कि सर दोनों में बीमारी के कारण ही बिल्कुल अलग हैं, दोनों की समस्याएं बिल्कुल अलग हैं। एक में जहां बीटा सेल काम नहीं कर रही हैं, इंसुलिन नहीं बन रहा है, वहीं दूसरे में रिसेप्टर काम नहीं कर रहे हैं। तो दोनों के अंदर समस्याएं भी अलग हैं और दोनों का इलाज भी अलग अलग होने वाला है। तो ध्यान दें, मैनेजमेंट हम जब पढ़ेंगे तो मैनेजमेंट भी हम दोनों का अलग अलग डिस्कस करने वाले हैं। टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस का अलग इलाज है और टाइप सेकंड डायबिटीज मेलाइटस का इलाज अलग होने वाला है। तो यहां मैनेजमेंट में हमने 2 कॉलम बनाए, एक मैनेजमेंट ऑफ टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस और दूसरा मैनेजमेंट ऑफ टाइप सेकंड डायबिटीज मेलाइटस। अब बात करते हैं टाइप फर्स्ट का मैनेजमेंट क्या होगा। टाइप फर्स्ट का पहला मैनेजमेंट टूल होता है दैट इज डाइटरी मैनेजमेंट, या फिर इसे हम लिख सकते हैं डाइट थेरेपी। डाइटरी मैनेजमेंट या डाइट थेरेपी लिख सकते हैं। अब डाइट थेरेपी क्यों लिखा वो समझें। आपने अब तक अस्पतालों में या अपने थ्योरेटिकल नॉलेज में ये तो सुना ही होगा कि हम डायबिटीज वाले मरीजों को विशेष डायबिटिक डाइट देते हैं, मतलब उनकी डाइट को हम कंट्रोल करते हैं, प्रॉपरली डाइट देने वाले हैं। तो यहां डायबिटीज मेलाइटस का अगर हम मैनेजमेंट डिस्कस कर रहे हैं तो हमें टाइप फर्स्ट वाले मरीज को डाइट थेरेपी पर ध्यान देना होगा। डाइट थेरेपी पर क्या ध्यान देना है इस बारे में बात करते हैं। डाइट थेरेपी में सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि इस पेशेंट को कभी भी बल्क में खाना नहीं खिलाना है। बल्क में नहीं खिलाना है मतलब कि मरीज एक बार बैठ गया तो सीधा 5 रोटी 7 रोटी 8 रोटी चट कर गया, इस प्रकार की उसको डाइट थेरेपी नहीं देनी है। बल्क में एक्सेस एक साथ खाने को अवॉइड करना है। तो फिर क्या करना है, हमें इसके खाने को 6 मील्स में डिवाइड कर देना है। किस में डिवाइड कर देना है? उसे
केवल दोपहर में लंच और रात में डिनर के लिए, सुबह भी दोपहर में लंच में 5 रोटी खाए और सीधा शाम को डिनर में 5 रोटी खाए, इस प्रकार बल्क में फीडिंग नहीं करवाते हुए इसे हम 6 मील्स वाला प्लान फॉलो करने वाले हैं। 6 मील्स वाले प्लान का मतलब समझें। हम इस पेशेंट को यह कहेंगे कि अगर आपको दिन में 10 रोटी खानी है, अगर आपको भूख लगती है, तो आप उसको दोपहर में 5 और रात में 5 ऐसे न खाएं, मतलब 5-5 बल्क में ना खाएं, एक साथ ना खाएं। आप उन्हीं 10 रोटियों को डिवाइडेड मील्स में खाएं। मतलब अगर आपको भूख लगती है तो सुबह मान लिया 8 बजे आपने एक चपाती खा ली, हो सकता है आपको 2 घंटे बाद दोबारा भूख लगती है तो आप 10 साढ़े 10 बजे एक आध रोटी और खा लीजिए। आप लंच में दोपहर में अगर आपको भूख लगती है तो 2-3 रोटी तब खा लीजिए। फिर आप शाम को 3-4 बजे के आसपास फिर एक आध रोटी खा ली, फिर रात को डिनर के टाइम पर। मतलब टोटल जो खाना है उस खाने को हमें 6 बार के अलग अलग मील में डिवाइड कर देना है। अब आती है बात, सोचने का विषय यह है कि सर खाना तो वो पहले भी 10 रोटी खा रहा था, आपने अभी बताया कि उसे एक एक करके ऐसे खिलाना है, अभी भी वो 10 रोटी खा रहा है, तो फिर फायदा क्या होगा? 5-5 खा रहा था तो क्या नुकसान था? ऐसे बांट बांट के टुकड़ों में खिलाई तो फिर क्या फायदा है? फायदा यह है कि अगर मैं अचानक एक ही जगह पर बैठकर एक साथ 5 रोटी खा लूंगा तो तब मेरा शुगर लेवल क्या अचानक 300-350 पहुंच सकता है? अगर मैं इतना सारा न्यूट्रिएंट एक साथ लूंगा तो क्या अचानक से मेरे शुगर लेवल में उछाल आएगा कि नहीं आएगा? तो जितना न्यूट्रिशन ज्यादा खाऊंगा उतना उसके हमारे शुगर लेवल में उछाल जरूर आने वाला है। तो हम चाहते हैं कि वो एक साथ न खाए और अचानक से उसके शुगर लेवल में ऐसा उछाल न आए। तो हमने क्या किया? उसे डिवाइड कर दिया। हमने ये बोला कि आपको 8 बजे एक रोटी खानी है, 8 बजे वह एक रोटी खाएगा तो उसका शुगर लेवल हो सकता है थोड़ा बहुत बढ़ जाए। थोड़ा बहुत शुगर लेवल बढ़ा, फिर वो 8 बजे के बाद अगले 2 घंटे तक कुछ नहीं खा रहा है, तो क्या इन 2 घंटों में उसका शुगर लेवल थोड़ा बहुत तो वापस नीचे की तरफ आया होगा कि नहीं आया होगा? तो थोड़ा बहुत तो नीचे आया ही होगा। फिर हमने 10 बजे भी फिर एक ही रोटी खाने को बोला, एक रोटी फिर खाएगा तो शुगर लेवल फिर से थोड़ा सा ही बढ़ेगा और फिर लगभग 2-2.5 घंटे कुछ नहीं खाएगा तो धीरे धीरे वो वापस नीचे आने वाला है। मतलब हम चाहते हैं कि उसके शुगर लेवल में बढ़ोतरी जो हो वो थोड़ी थोड़ी हो तो चलेगा, लेकिन एक साथ बल्क में उसके शुगर लेवल में उछाल न आए, इसके लिए हम उसको बल्क में खाना न खिलाते हुए उसे डिवाइडेड डोजेज में खिलाते हैं। थोड़ा थोड़ा करके दिन में 5-6 बार भले खा ले, लेकिन एक साथ बैठकर ज्यादा नहीं खाना है, इस बारे में एडवाइस करना है। तो डाइट थेरेपी में पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है कि उसे कौन से प्रकार की शुगर खाने के लिए एडवाइस करें, मीन्स कौन से प्रकार का कार्बोहाइड्रेट उसे खाने के लिए एडवाइस करें। मोनोसैकेराइड उसे खाना चाहिए या पॉलीसैकेराइड उसे खाना चाहिए? अब इस बारे में काफी लोगों को पता होगा कि मोनोसैकेराइड पॉलीसैकेराइड क्या होता है। जिनको नहीं पता है वो पहले मैं इन दोनों शब्दों का मतलब एक्सप्लेन करता हूं, फिर आप बताइएगा कि उस मरीज को कौन सी कार्बोहाइड्रेट देना बेहतर होगा। क्लियर? मोनोसैकेराइड का मतलब होता है, मोनो मतलब सिंगल, ध्यान दें, मोनो का मतलब होता है एक और पॉली का मतलब होता है बहुत सारे। क्लियर? अगर ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल होगा, सिंगल मॉलिक्यूल होगा, तो उसे हम बोलने वाले हैं मोनोसैकेराइड। ध्यान दें, शुगर का मीन्स अगर ये ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बना हुआ है तो उसे हम बोलने वाले हैं मोनोसैकेराइड, और अगर ऐसे ग्लूकोज के 5-10 या 10 से भी ज्यादा मॉलिक्यूल के मिलने से ऐसा कोई उत्पाद बना हुआ है तो ऐसे उत्पाद को हम पॉलीसैकेराइड कहेंगे। पॉली मतलब ज्यादा और मोनो मतलब एक, ऐसे एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं मोनोसैकेराइड, और ऐसे मोर देन 10 ग्लूकोज या 10 मोनोसैकेराइड के एक साथ मिलने से जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम पॉलीसैकेराइड के नाम से जानते हैं। तो अगर आपको मोनोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड में अंतर समझ में आ गया है, मोनो मतलब एक मॉलिक्यूल और पॉली मतलब ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल, तो अब बहुत ही इंपॉर्टेंट और लॉजिकल सवाल यह है कि हमें इस डायबिटीज मेलाइटस के मरीज को कौन सा
कार्बोहाइड्रेट लेने के लिए एडवाइस करना है कि आपको एक तो खाना है और एक को हमेशा अवॉइड करना है। तो बताइए, आप उस पेशेंट को मोनोसैकेराइड खाने के लिए कहेंगे या पॉलीसैकेराइड खाने के लिए कहेंगे? तो थोड़ा बहुत दिमाग लगाएं, उसे ऐसा एक मॉलिक्यूल वाला कार्बोहाइड्रेट खिलाएं या ऐसा ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल। कंफ्यूजन हो सकता है, आपको लगता है कि सिंगल वाला ही खिलाना चाहिए, इसमें तो बहुत ज़्यादा ग्लूकोज मिल जाएगा। लेकिन सही जवाब यह है कि हमें इस पेशेंट को एडवाइस करना है कि आपको कभी भी मोनोसैकेराइड नहीं खाने हैं, आप कार्बोहाइड्रेट के सोर्स के तौर पर पॉलीसैकेराइड खा सकते हैं। ध्यान दें, हमें इस वाले को तो खाने के लिए अवॉइड करना है और हमें इस वाले को खाने के लिए एडवाइस करना है। अब थोड़ा दिमाग ये लग रहा होगा कि सर ये एक ग्लूकोज था तो इससे तो ग्लूकोज लेवल कम बढ़ता, आप इसको तो मना करवा रहे हैं, और यहां पर ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल है, बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं, ऐसे झुंड को तो आप खाने के लिए बोल रहे हैं, तो क्या इससे शुगर लेवल में तेजी से बढ़ोतरी नहीं होगी? तो अब हमारा जवाब समझें, अगर हम इस मोनोसैकेराइड को खाएंगे जो कि अपने आप में क्या है, सीधा ग्लूकोज है, तो क्या हमें इसको पचाने में कोई भी समय खराब होगा कि नहीं होगा? तो जवाब होगा कि सर अगर मरीज को ऐसा सिंगल मॉलिक्यूल ही दिया जाए, ऐसा ग्लूकोज ही दिया जाए, तो वो तुरंत जाकर एब्जॉर्ब हो जाएगा और तुरंत ब्लड में शुगर लेवल में उछाल आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर, जब आपको इमीडिएट एनर्जी की आवश्यकता होती है तब आप वहां पर रोटी खाना बेहतर समझते हैं या पानी में ग्लूकोज का पाउडर डालकर पीना बेहतर समझते हैं? तो सही जवाब यही होगा कि सर हम ऐसी इमीडिएट, जब कहीं दौड़ भाग चल रही है, वहां इमीडिएट एनर्जी के लिए हम ग्लूकोज का पाउडर पीते हैं। अब ग्लूकोज का पाउडर क्या है? मोनोसैकेराइड है, सीधा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। अगर ये सीधा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ऐसे मोनोसैकेराइड खाए जाएं तो वो तुरंत हमारे सर्कुलेशन में आ जाएंगे, तुरंत एब्जॉर्ब होकर अचानक से ब्लड शुगर लेवल को बढ़वा देंगे। क्या हम डायबिटीज मेलाइटस के मरीज में कभी भी शुगर लेवल को अचानक से बढ़ाना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि शुगर में ऐसा भारी उछाल कभी भी नहीं आए, थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहे तो चलेगा। क्लियर? तो हमने ये किया कि ऐसे मोनोसैकेराइड को तो हमने मना कर दिया, हम पॉलीसैकेराइड के लिए हां बोल सकते हैं। कैसे? अगर एक पेशेंट ऐसा पॉलीसैकेराइड वाला मॉलिक्यूल खाएगा तो क्या यह शरीर में जाते ही सीधा एब्जॉर्ब हो जाएगा कि नहीं होगा? यह पहले तो डाइजेस्ट होगा और डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्ब होगा, मतलब समय लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर मैं आपको अभी ग्लूकोज इंजेस्ट करने को कहता हूं, मोनोसैकेराइड खाने को बोलता हूं, तो वो तुरंत शरीर में जाएगा और तुरंत आप में ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। वहीं आप अगर ये पॉलीसैकेराइड खाते हैं तो पॉलीसैकेराइड शरीर में जाएगा, इसके फिर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम इसको पचाने में लगेंगे, पचाने में मतलब इसको तोड़ने में समय जाएगा। जब ये धीरे धीरे टूट के अलग अलग मॉलिक्यूल में बटेगा, तब जाके धीरे धीरे यह एब्जॉर्ब होगा और तब जाके हमारे ब्लड में ग्लूकोज की एंट्री होने वाली है। मतलब पॉलीसैकेराइड खाएंगे तो इसमें मॉलिक्यूल तो ज्यादा हैं, हम मानते हैं कि इसमें एक मॉलिक्यूल है, इसमें बहुत सारे हैं, लेकिन इसको डाइजेस्ट होने में, इसको एब्जॉर्ब होने में समय लगेगा, जिससे धीरे धीरे एब्जॉर्प्शन होगा और शुगर लेवल में थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जबकि मोनोसैकेराइड अगर खिलाया तो सीधा गया, सीधा एब्जॉर्ब हुआ और अचानक से ब्लड शुगर लेवल में भारी उछाल देखने को मिलता है। इस वजह से हमें डाइट थेरेपी के दौरान मोनोसैकेराइड खाने के लिए अवॉइड करने को बोलना है। इसलिए आपने सुना होगा कि डायबिटीज वाले को सीधा हम चीनी खाने से हमेशा मना करते हैं। चीनी खाने से मना क्यों करते हैं? क्योंकि चीनी में सीधा ग्लूकोज ही होता है, मोनोसैकेराइड होता है, तो मोनोसैकेराइड अचानक एब्जॉर्ब होगा और भारी उछाल शुगर लेवल में देखने को मिलेगा। इसलिए ध्यान रखें, जब भी डायबिटीज मेलाइटस वाले की डाइट की बात करें तो उसे और पॉलीसैकेराइड खाने के लिए एडवाइस कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा डाइट थेरेपी के बारे में। डाइट थेरेपी में हमने बात कही कि
टाइप फर्स्ट वाले मरीज को बल्क में खाना नहीं खिलाना है, डिवाइडेड डोजेज में देना है, मोनोसेक्राइड खाने से मना करना है और पॉलीसेक्राइड मरीज खा सकता है। क्लियर। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं, डाइट थेरेपी के अलावा क्या हो सकता है। तो ध्यान दें, हम टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड के मैनेजमेंट पढ़ रहे थे। टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड, हमने टाइप फर्स्ट के अंदर पहला मैनेजमेंट क्राइटेरिया पढ़ा। टाइप फर्स्ट में पहला क्राइटेरिया था डाइट थेरेपी। दूसरा मैनेजमेंट का तरीका होता है दैट इज द एक्सरसाइज। दूसरा क्या हो सकता है, एक्सरसाइज करने के लिए एडवाइस करेंगे। अब बात करते हैं कि इस डायबिटीज वाले को एक्सरसाइज करवाने से क्या फायदा है। तो एक्सरसाइज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। वो क्या होगा वो समझें। मान लिया जाए कि ये ब्लड वेसल है और ब्लड वेसल के अंदर यहां पर ग्लूकोज बैठा हुआ है और यहां पर हमारी कोशिकाएं हैं। इस ब्लड वेसल के बाहर टिश्यू की कोशिकाएं हैं। इन कोशिकाओं को अगर ग्लूकोज चाहिए तो इस ग्लूकोज को कोशिकाओं तक भेजने वाला हार्मोन कौन सा होगा, इंसुलिन होने वाला है। अब ये तो नॉर्मल तरीका है कि इंसुलिन होगा तो इंसुलिन इस ग्लूकोज को पकड़कर उसे कहां भेज देगा, सेल के अंदर भेज देगा। लेकिन अगर इंसुलिन नहीं भी है, ध्यान दें, अगर इंसुलिन यहां पर प्रेजेंट नहीं भी है तब भी ग्लूकोज एक विशेष कंडीशन में इन सेल के अंदर पहुंच सकता है और वो विशेष कंडीशन होती है दैट इज फिजिकल एक्सरसाइज। ध्यान दें, अगर मैं रेस्टिंग अवस्था में हूं, अगर मैं बैठा हुआ हूं, तब अगर मेरी कोशिका को ग्लूकोज चाहिए तो इंसुलिन ही लाके दे सकता है। लेकिन अगर मैं फिजिकल एक्सरसाइज करता हूं, अगर मैं वॉकिंग कर रहा हूं, अगर मैं रनिंग कर रहा हूं, अगर मैं फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा हूं, तब इन कोशिकाओं के अंदर, अगर मैं फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा हूं तब इन कोशिकाओं के अंदर जो है वह ग्लूकोज बिना इंसुलिन के भी एंटर कर सकता है। तो यह ध्यान देने वाली बात यह है कि एक्सरसाइज जब भी हम करते हैं तो एक्सरसाइज करने से ग्लूकोज की सेल में एंट्री को बढ़ावा मिलता है और जितना ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे उतना ज्यादा खून में से ग्लूकोज निकल कर कोशिकाओं में आएगा, जिससे ब्लड ग्लूकोज लेवल कैसा होगा, जिससे ब्लड ग्लूकोज लेवल में कमी आ सकती है। तो अगर डायबिटीज मेलाइटस वाले मरीज में हमें शुगर कंट्रोल करना है तो पहले तो हमने उसको डाइट कंट्रोल करने के लिए बोल दिया और डाइट कंट्रोल करने के बाद उसे हम एक्सरसाइज करने के लिए एडवाइस करने वाले हैं। ध्यान दें, सामान्य अवस्था में कोशिका को ग्लूकोज कब मिलेगा, जब इंसुलिन उठाकर ग्लूकोज को सेल में भेजेगा। लेकिन एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो क्या होगा, एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो बिना इंसुलिन की उपस्थिति के भी ये ग्लूकोज जो है वह सेल में एंटर कर सकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि उसमें शुगर कंट्रोल रहे, उसका शुगर कम होता रहे, हाइपरग्लाइसीमिया में न रहे, शुगर मैनेज रहे। इसके लिए उसे हम एक्सरसाइज करने के लिए एडवाइस करने वाले हैं। अब एक्सरसाइज भी बहुत सारी प्रकार की होती है। हमें कौन सी एक्सरसाइज के लिए एडवाइस करना है? क्या हम इस डायबिटीज मेलाइटस वाले व्यक्ति को जिम जाने के लिए कहेंगे? क्या भारी भारी वजन के डंबल्स उठाने के लिए कहेंगे? तो ऐसा हम बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। हम इस पेशेंट को आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज करने के लिए बोलने वाले हैं। कौन सी एक्सरसाइजेज? हम इस पेशेंट को आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस करने के लिए बोलने वाले हैं। आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस के एग्जाम्पल हैं, जैसे कि मरीज को बोल दिया कि आपको मॉर्निंग वॉक करना है। इसके अलावा बोल सकते हैं कि पेशेंट को स्विमिंग करने के लिए एडवाइस कर सकते हैं, या फिर आप पेशेंट को जॉगिंग करने के लिए एडवाइस कर सकते हैं। मतलब मॉर्निंग वॉक करना जो कि तेज तेज चलना, या फिर स्विमिंग करना, तैराकी करना, या फिर जॉगिंग मतलब थोड़ा हल्का हल्का भागते हुए चलना। इस प्रकार की जो एक्सरसाइजेज होती हैं उन्हें हम आइसोटोनिक एक्सरसाइज बोलते हैं और डायबिटीज मेलाइटस वाले व्यक्ति को ऐसी ही एक्सरसाइजेस करने के लिए एडवाइस करना है।
आपने रूटीनली ये देखा होगा कि आपके आसपास भी जो डायबिटीज मेलाइटस के मरीज हैं उन्हें हमेशा डॉक्टर यही एडवाइस करते हैं कि आपको रोजाना सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक करना है। वो ऐसा क्यों बोलते हैं? वो ये समझाते भी हैं कि अगर आप मॉर्निंग वॉक करेंगे तो आपका शुगर कंट्रोल रहेगा, आपका शुगर ज्यादा बढ़ेगा नहीं। तो उसके पीछे लॉजिक ये है कि जब फिजिकल एक्सरसाइज होगी तो ग्लूकोज सेल में एंटर करने लगेगा, जिससे ब्लड में ग्लूकोज कम होने लगेगा, ब्लड में ग्लूकोज कंट्रोल रहेगा। अब एक्सरसाइज कितनी देर करनी है, कब करनी है? तो एक्सरसाइज प्रतिदिन लगभग 30 से 45 मिनट के लिए ऐसी एक्सरसाइज करनी होंगी और कम से कम 5 डेज इन अ वीक। ध्यान दें, पूरी दोनों सेंटेंसेस का मतलब समझें। हमें यह एडवाइस करना है कि आपको मॉर्निंग वॉक जो है वह कम से कम लगभग आधे पौने घंटे के लिए करना है। आप हफ्ते में 7 दिन न जा पाएं तो कम से कम आप 5 दिन तो मॉर्निंग वॉक करें, जिससे आपका शुगर कंट्रोल रहेगा, आपका डायबिटीज कंट्रोल में रहेगा। क्लियर? तो 7 दिन जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन मिनिमम हमने लिखा है कि मिनिमम 30-45 मिनट तो प्रतिदिन वॉक करना ही है और कम से कम 7 में से 5 दिन तो आपको एक्सरसाइज करनी ही है। क्लियर? ये एक्सरसाइज करने से क्या होगा? ग्लूकोज कंट्रोल रहने वाला है, ग्लूकोज नॉर्मल रहने वाला है। तो ये हो गया हमारा टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस का दूसरा मैनेजमेंट, दैट इज द एक्सरसाइज थेरेपी। पहला डाइट थेरेपी, दूसरा एक्सरसाइज थेरेपी। अब हम बात करते हैं तीसरे मैनेजमेंट के बारे में। हमारा टाइप 1 का तीसरा मैनेजमेंट होगा दैट इज द इंसुलिन थेरेपी। ध्यान दें, टाइप 1 का जो तीसरा मैनेजमेंट का तरीका है वो होता है इंसुलिन थेरेपी। अब इंसुलिन थेरेपी क्या है, इसका सामान्य मीनिंग समझें। हम किसके इलाज का जिक्र कर रहे हैं? अभी तक हम टाइप 1 का ही इलाज पढ़ रहे हैं, हमने टाइप 2 वाले कॉलम में अभी तक कुछ नहीं लिखा। तो ध्यान दें, टाइप 1 वाले में हमने तीसरा इलाज लिखा है इंसुलिन थेरेपी। अब थोड़ा सा दिमाग लगाकर ये बताएं कि टाइप 1 वाले में प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि बीटा सेल टूट गई हैं। बीटा सेल टूट गई हैं तो क्या इंसुलिन बन रहा होगा? तो जवाब होगा कि सर इंसुलिन नहीं बन रहा होगा। इंसुलिन नहीं बन रहा है तो हम इलाज के लिए क्या देने वाले हैं? हम इलाज के लिए बाहर से रेडीमेड इंसुलिन देने वाले हैं और उसके लिए हमने लिख दिया इंसुलिन थेरेपी। तो ये तो हो गए हमारे टाइप 1 के मैनेजमेंट। क्या क्या करना है? एक तो उसकी डाइट कंट्रोल करनी है, उसे एक्सरसाइज करने के लिए एडवाइस करना है और उसे इंसुलिन थेरेपी लेने के लिए एडवाइस करना है। तो ये 3 मैनेजमेंट के तरीके याद रखें। पहला था हमारा डाइट थेरेपी। डाइट थेरेपी में पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट बल्क फीडिंग को अवॉइड करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट खाने को डिवाइडेड डोजेज में 6 मील्स पैटर्न में देना है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट मोनोसैकेराइड को हमेशा अवॉइड करना है और पॉलीसैकेराइड को हम लेने के लिए एडवाइस कर सकते हैं। ये तो हो गए 4 डाइट थेरेपी के महत्वपूर्ण बिंदु। देन हमने कहा एक्सरसाइज करने के लिए एडवाइस करना है। एक्सरसाइज कैसी एक्सरसाइज? आइसोटोनिक, मतलब कौन कौन सी? या तो उसे हम मॉर्निंग वॉक करने के लिए बोलेंगे, या उसे हम स्विमिंग करने के लिए कहेंगे, या फिर उसे हम जॉगिंग करने के लिए बोल सकते हैं। कितनी देर करना है? एक दिन में लगभग 30 से 45 मिनट तक ऐसी एक्सरसाइजेस करनी है और हफ्ते में कम से कम 5 दिन तो ये एक्सरसाइज करनी ही होंगी। क्लियर? और हमने तीसरा मैनेजमेंट पॉइंट पढ़ा कि टाइप 1 का मरीज है, अगर उसके शरीर में इंसुलिन नहीं बन रहा है तो हमें बाहर से रेडीमेड इंसुलिन थेरेपी देना होगा। क्लियर? टाइप 1 के तीनों पहलू क्लियर हो गए। अब हम बात करते हैं टाइप 2 वाले के मैनेजमेंट के बारे में। हमने सेकंड वाले का कॉलम खाली रखा है कि टाइप 2 का मैनेजमेंट क्या होगा। टाइप 2 वाले में मैनेजमेंट सेम 3 प्रकार का होगा। बिल्कुल सेम नहीं है, लेकिन 3 प्रकार का मैनेजमेंट टाइप 2 वाले में भी हो सकता है। अब अगर मैं कहूं कि टाइप 1 वाले में अगर हमने डाइट को कंट्रोल किया था तो उसका शुगर लेवल कंट्रोल में रहा था, क्या हम ऐसा इलाज टाइप 2 वाले के लिए दे सकते हैं? चाहे इसमें रिसेप्टर में प्रॉब्लम है, चाहे इसमें इंसुलिन में प्रॉब्लम है, अगर हम इसकी डाइट पर ध्यान देंगे तो क्या उसके खून का शुगर लेवल जो है उसके बढ़ने को हम रोक सकते हैं? तो बिल्कुल रोक सकते हैं। तो ध्यान दें, यहां पर टाइप 2 का भी पहला मैनेजमेंट का तरीका रहेगा सेम एज द टाइप
फर्स्ट मैनेजमेंट, तो यहां पर टाइप सेकंड के लिए भी हम डाइट थेरेपी फॉलो करने वाले हैं। डाइट थेरेपी में टाइप सेकंड वाले के लिए भी क्या ध्यान देना है, टाइप सेकंड वाले के लिए भी सेम बातें ध्यान में रखनी है कि उसे बल्क में खाना खाने से अवॉइड करवाना है, उसे 6 मील्स में डिवाइडेड करके खाना देना है, मोनोसेकेराइड को अवॉइड करना है और पॉलीसेकेराइड को देने के लिए एडवाइस कर सकते हैं। मीन्स डाइट थेरेपी दोनों प्रकार के डायबिटीज के मरीजों के लिए काम में आ सकती है और दोनों मरीजों के लिए सेम तरीके का पैटर्न इस्तेमाल करना है। दूसरे पॉइंट में आते हैं, टाइप सेकंड का दूसरा मैनेजमेंट का तरीका होता है दैट इज एक्सरसाइज थेरेपी। मीन्स हम टाइप सेकंड वाले को भी एक्सरसाइज करने के लिए एडवाइस करेंगे। अब ध्यान दें, एक्सरसाइज करने का क्या फायदा था, एक्सरसाइज करने का फायदा यह था कि इसमें ग्लूकोज जो होता है वह बिना इंसुलिन के भी वह कोशिकाओं में एंटर कर जाता है। तो अब ये बताइए, टाइप सेकंड वाले को क्या प्रॉब्लम है, टाइप सेकंड वाले को प्रॉब्लम थी कि रिसेप्टर काम ही नहीं कर रहे थे। तो अगर वह एक्सरसाइज करेगा तो न तो इंसुलिन की जरूरत पड़ेगी न ही रिसेप्टर की जरूरत पड़ेगी, बिना इंसुलिन और बिना रिसेप्टर के भी ग्लूकोज सेल में एंटर कर जाएगा। इसका मतलब एक्सरसाइज करके हम टाइप सेकंड वाले मरीज में भी ग्लूकोज को कंट्रोल करवा सकते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज करने पर न तो इंसुलिन की जरूरत पड़ती है और न ही रिसेप्टर की जरूरत पड़ती है। बिना इंसुलिन और बिना रिसेप्टर के भी ग्लूकोज सेल में एंटर कर जाता है। तो एक्सरसाइज थेरेपी जैसा टाइप फर्स्ट के लिए कारगर था वैसा का वैसा ही टाइप सेकंड वाले के लिए भी कारगर होगा। मतलब कौन सी एक्सरसाइज, तो टाइप सेकंड वाले के लिए भी हमें सेम एक्सरसाइजेज करवानी है। सेम एक्सरसाइज मतलब आइसोटोनिक के लिए ही एडवाइस करना है, मॉर्निंग वॉक, जॉगिंग, स्विमिंग करने के लिए एडवाइस करना है। ड्यूरेशन भी सेम रहेगा और उसका हफ्ते में 5 दिन उसे एक्सरसाइज करनी होगी। मीन्स डाइट थेरेपी और एक्सरसाइज थेरेपी दोनों प्रकार के डायबिटीज मेलाइटस के मरीजों के लिए सेम है। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रकार के मैनेजमेंट के बारे में। क्या तीसरा मैनेजमेंट भी टाइप सेकंड के लिए सेम होगा कि नहीं होगा? अब हमारा जवाब है कि ये तीसरा मैनेजमेंट दोनों के लिए सेम नहीं हो सकता। सेम क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इस टाइप फर्स्ट वाले के पास तो बीटा सेल नहीं थी। बीटा सेल नहीं थी तो हमने इंसुलिन नहीं बन रहा था, इंसुलिन नहीं बन रहा था तो हमने बाहर से इंसुलिन दे दिया। तो इसके लिए इंसुलिन थेरेपी कारगर है। अब टाइप सेकंड की अगर हम बात करें, क्या इसके पास में बीटा सेल हैं? तो आपका जवाब होगा कि बिल्कुल हैं। बीटा सेल हैं तो इंसुलिन बन रहा है, तो जवाब होगा कि बिल्कुल बन रहा है। तो फिर समस्या कहां पर है? समस्या रिसेप्टर के अंदर है। तो क्या इसे इंसुलिन की जरूरत है या रिसेप्टर पर काम करने वाली दवाइयों की जरूरत है? तो जवाब होगा कि इसमें रिसेप्टर पर काम करने वाली दवाइयों की जरूरत है और ऐसी दवाइयां होती हैं दैट इज ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स। तो यहां हम टाइप सेकंड डायबिटीज मेलाइटस के मैनेजमेंट में हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आपने नाम सुने होंगे, ग्लिमिप्राइड, मेटफॉर्मिन, जो ऐसी दवाइयां हैं वो सब आती हैं आपकी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक दवाइयों के अंतर्गत, जो कि टाइप सेकंड डायबिटीज मेलाइटस वाले के लिए कारगर होती हैं। क्लियर? अब बात करते हैं कि आगे हम क्या पढ़ेंगे। आगे हमने मैनेजमेंट के अंदर टाइप फर्स्ट में और टाइप सेकंड में 3-3 पॉइंट पढ़े। 3-3 पॉइंट क्या क्या पढ़े? टाइप फर्स्ट वाले के अंदर हमने पढ़ा कि डाइट थेरेपी देंगे, एक्सरसाइज करवाएंगे और इंसुलिन थेरेपी देंगे। वहीं 3 मैनेजमेंट हमने टाइप सेकंड के लिए भी पढ़े। कौन कौन से? डाइट थेरेपी देंगे, एक्सरसाइज करवाएंगे और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक दवाइयां देंगे। डाइट थेरेपी हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। डाइट थेरेपी यहां हमने डिटेल में डिस्कस किया था, वैसा का वैसा ही टाइप सेकंड के लिए है, तो इसके बारे में समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज कौन सी और कैसे करवानी, दोनों के लिए सेम है, ये भी हमने डिटेल में पढ़ा।
तो आगे आने वाली क्लासेस में हम क्या पढ़ेंगे, तो आगे आने वाली क्लासेस में हम इंसुलिन थेरेपी को भी विस्तार से पढ़ने वाले हैं और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक दवाइयों को भी हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। मतलब इंसुलिन कैसे देते हैं, कब देते हैं, कौन कौन से प्रकार के इंसुलिन होते हैं, वो पूरा डिटेल जो है वो हम इंसुलिन थेरेपी को आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और इधर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक दवाइयां मतलब ग्लिमिप्राइड, मेटफॉर्मिन, ऐसी कौन कौन सी दवाइयां हैं और वो कैसे काम करती हैं, तो इस ओरल हाइपोग्लाइसेमिक दवाइयों को भी हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम इन दोनों टॉपिक्स के बारे में विस्तृत डिस्कशन करने वाले हैं। क्लियर?